क्या भारत अब चीन बनने वाला है? विकास के रास्ते पर नहीं बल्कि विनाश के रास्ते पर, लोकतंत्र के खात्मे के रास्ते पर। जी हां, जिस वक्त देश भर में हर तरफ वोट चोरी की चर्चा हो रही है, जिस वक्त चुनाव आयोग का मुखिया सरेआम झूठ बोलता हुआ पकड़ा जा रहा है, जिस वक्त विपक्ष के सवालों का जवाब न तो सरकार के पास है न संवैधानिक संस्थाओं के पास, उसी वक्त में मोदी शाह की गुजराती जोड़ी एक नया कानून यानी एक नया संशोधन लेकर आ रही है, जिससे अब पूरे देश में सरकार किसी की भी हो उसे चलाएंगे मोदी और अमित शाह ही। यानी यूं समझिए कि पहले तो विपक्ष के लिए जीतना मुश्किल है चुनाव में, और यदि कहीं जुगाड़ फेल होने से जीत भी गए तो सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इस सरकार की बागडोर मोदी और शाह के हाथ में होगी, गुजराती जोड़ी के हाथ में होगी। क्योंकि इस कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान बताए जा रहे हैं जो न सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए तबाही है बल्कि संघीय ढांचे, लोकतांत्रिक व्यवस्था और आपके अधिकारों का स्पष्ट हनन है। क्योंकि पहले ही वोट चोरी के आरोपों ने यह बता दिया है कि जनता किसी को भी वोट दे दे, जीतेगा वही जिसे केंचुआ चाहेगा, ज्ञानेश कुमार चाहेंगे। और इसके बाद भी अगर कहीं विपक्ष की सरकार है तो मोदी शाह की जोड़ी जब चाहे उस सरकार को गिरा सकती है, मुख्यमंत्री को हटा सकती है, मंत्रियों को हटा सकती है। एकदम आसान भाषा में इस कानून के बारे में आपको बताएंगे। बात यह भी करेंगे कि किस तरीके से आनन फानन में अमित शाह चाहते हैं कि विपक्ष के सांसद इसे पढ़ भी न पाएं और कानून बन जाए यानी संशोधन हो जाए। उधर एक चर्चा यह भी है कि वोट चोरी मामले पर जब से राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं और जब से गाड़ी की स्टीयरिंग तेजस्वी यादव ने थामा है, ध्यान भटकाने के लिए मोदी शाह और भाजपा को कुछ मिल ही नहीं रहा था। इसलिए एक ऐसा खतरनाक कानून लेकर आए हैं, एक ऐसा विधेयक लेकर आए हैं, संशोधन चाहते हैं जिस पर सबको बात करनी ही पड़े। मगर ध्यान रखिए, हम बात करेंगे तो वोट चोरी को शामिल करके करेंगे, क्योंकि इस पर बात करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए भी हो गया है क्योंकि जिन मीडिया संस्थानों पर हम थोड़ा बहुत भरोसा कर भी सकते थे वो भी स्पष्ट दलाली करते हुए दिख रहे हैं और झूठ परोस रहे हैं, खबरों को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जनता कंफ्यूज आ जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दैनिक भास्कर की। अभी पिछली ही वीडियो में यानी इसमें हमने दिखाया था कि किस तरीके से अडानी का चैनल हो चाहे तमाम और न्यूज चैनल, भाजपाई सिस्टम ने सबको झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है। हमने बाकायदा सबूत भी आपको दिखाया था। कल ही राहुल गांधी को लेकर झूठ फैलाया गया और आज अखिलेश यादव के वोट चोरी के दावों पर, हलफनामे के दावों पर झूठ फैलाया गया। आज भी इसकी पोल खोलेंगे। उधर जम्मू कश्मीर के लोग राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे थे, इस बीच उन्हें भी एक जबरदस्त धोखा मिलता हुआ दिख रहा है। यानी एक बीमारी का इलाज मांग रहे थे और उससे भी बड़ी बीमारी दी जाने वाली है। ये चर्चा क्यों हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि किस तरीके से सरकारी संस्थानों आपके बच्चों की शिक्षा को डुबोते हुए रामदेव जैसों को अमीर बनाया जा रहा है, वो भी आपके पैसों पर। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, हर एक मुद्दा बेहद जरूरी है, इसलिए आप सभी से अपील है कि जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। और अब तो आपकी शेयरिंग और ज्यादा जरूरी है। गोदी मीडिया इस देश का खुला दुश्मन बन चुका है, खुलेआम टोपी पहना रहा है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहर को कम करने का हमारा छोटा सा प्रयास चलता रहे। अब सबसे पहले बात गोदी मीडिया की ही कर लेते हैं। इसके बाद जो संशोधन लाया जा रहा है उसको कायदे से समझ लीजिएगा। कल हमने दिखाया था कि किस तरीके से दैनिक भास्कर ने कहीं का रोड़ा कहीं की ईंट जोड़कर राहुल गांधी के खिलाफ झूठ फैलाया, कांग्रेस के खिलाफ झूठ फैलाया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 7 तारीख को और कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में वोट चोरी का आरोप लगाया, आंकड़े रखे, बाकायदा PPT दिखा दिखा के सबूत पेश किया और बताया कि किस तरीके से फर्जी वोटर 1 लाख से ज्यादा जोड़ दिए गए। मगर एक CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार ने 17 तारीख को महाराष्ट्र के मामले में कुछ आंकड़े दिए, फिर उसे डिलीट किया, कथित रूप से डराने धमकाने के बाद डिलीट किया और कहने लगे कि हमसे गलती हो गई। तो दैनिक भास्कर ने संजय कुमार की बात को कांग्रेस से जोड़ दिया, यानी इनडायरेक्ट तरीके से राहुल गांधी से जोड़ दिया और कह दिया कि इसी के आधार पर इन्होंने आरोप लगाया था, यानी कांग्रेस ने आरोप लगाया था, जबकि यह झूठ था। इसे लेकर हमने पिछली वीडियो में विस्तृत चर्चा किया है, जरूर देखिएगा। और आज का ये खेल देखिए, पहले राहुल गांधी को यानी उनके वोट चोरी के आरोपों को हल्का करने का प्रयास दैनिक भास्कर द्वारा किया गया और अब देखिए अखिलेश यादव के दावों को झूठा बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लिखा है पढ़िए। इसने लिखा है कि अखिलेश के दावों को 3 DM ने गलत ठहराया, 18,000 हलफनामों में से 15 की जांच पूरी, आयोग ने कहा था कोई हलफनामा नहीं मिला। अब आप दर्शक बताइए, चुनाव आयोग के मुखिया ने कह दिया, ज्ञानेश कुमार ने कह दिया कि हमें कोई हलफनामा नहीं मिला, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी ने 18,000 हलफनामे दिए थे। और अब यूपी के 3 DM कह रहे हैं कि 18,000 में से 15 की जांच पूरी हुई है। आप ही लोग बताइए कि दावा किसका गलत है, कौन झूठ बोल रहा है। 3 साल का समय गुजर चुका है, 18,000 में से 15 की जांच पूरी का दावा किया जा रहा है, वो भी इतने दिन बाद। ये तो ऐसा लगता है कि अखिलेश के आरोपों के बाद 15 को आनंद फानंद में निपटा दिया गया होगा।
ताकि गोदी मीडिया के माध्यम से ये झूठ फैलाया जा सके। जबकि दैनिक भास्कर की लेखनी बता रही है कि वो चुनाव आयोग को यानी ज्ञानेश कुमार को बचाना चाहता है। लिखना तो ये चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के 3 डीएम ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी, उसका झूठ पकड़ लिया, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि कोई हलफनामा नहीं मिला। और यदि हलफनामा नहीं मिला तो यूपी के 3 डीएम ने किस चीज की जांच की है भाई? किस चीज की पोल खोल रहे हो? कौन से 15 चीज की जांच की गई है? क्योंकि केंचुआ के अनुसार तो हलफनामा नहीं मिला था। यानी हेडिंग होनी चाहिए थे कि चुनाव आयोग का झूठ पकड़ा गया, लेकिन हेडिंग क्या बनाया कि अखिलेश यादव के दावों को गलत ठहराया। यही वो खेल है जो पिछले 12-13 साल से गोदी मीडिया यानी भारत का मीडिया कर रहा है। जब चुनाव आयोग ने झूठ बोला कि कोई हलफनामा नहीं दिया था, तब अखिलेश यादव ने बाकायदा पावती पत्र जनता के सामने रखा और 3 साल में 18,000 दावों में से 15 को जांच करके कह रहे हैं कि हमने तीर मार लिया है, और मीडिया उसको इस तरह से दिखा रहा है। जबकि इस बात पर तो ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगना चाहिए था। इतना बड़का झूठा आदमी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनावी मैनेजर बना है, बताइए। हालांकि ज्ञानेश कुमार मैनेजर किसके हैं ये आप सबको पता है। अच्छा, पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आइए अब उस कानून पर बात कर लेते हैं जो विपक्ष की हर सरकार को अमित शाह की मुट्ठी में रखने के लिए कथित रूप से बनाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यदि यह संशोधन विधेयक पारित हो गया तो केंद्र सरकार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उनके मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को चुटकियों में हटा सकती है। कैसे हटा सकती है जरा समझिए। दरअसल 19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के महासचिव को एक लेटर लिखा और कहा कि 20 अगस्त को संसद में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 पेश करना चाहते हैं। अब इसमें है क्या, तो समझिए कि संविधान के अनुच्छेद 75 जिसमें मंत्रियों के संबंध में प्रावधान है, इसमें एक धारा जोड़कर संशोधन करने के लिए मोदी सरकार आगे बढ़ चुकी है। और अगर ये कानून बन जाता है तो कोई भी मंत्री किसी भी राज्य में यदि अपने पद पर है और पद पर रहते हुए उसे 30 दिन तक जेल जाना पड़ा, यानी उस पर आरोप लगा, उसे गिरफ्तार किया गया, और यदि ऐसे आरोप में गिरफ्तार किया गया जिसमें दोष सिद्धि होने पर 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो दोष सिद्धि से पहले ही महज आरोपों के दम पर उस मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सलाह न भी दें तो भी गिरफ्तारी के 31वें दिन के बाद वो व्यक्ति अपने पद से अपने आप बर्खास्त मान लिया जाएगा, यानी वो उस पद पर नहीं रह पाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री शब्द को भी जोड़ा गया है, मगर इसमें बड़ा खेल है, बहुत बड़ा। आसान भाषा में बता रहा हूँ कि पद पर रहते हुए यदि प्रधानमंत्री को लगातार 30 दिन के लिए गिरफ्तार करके जेल में रखा गया, उन पर कोई भी आरोप लगा हो जिसमें दोष सिद्धि में 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो गिरफ्तारी या हिरासत के 31वें दिन तक या तो वो अपना इस्तीफा खुद से दे देंगे, या फिर यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो अगले दिन से वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब इसमें खतरनाक क्या है जरा इसको समझिए। अभी जम्मू कश्मीर के मामले पर हम आएंगे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बस सुनते जाइए। पिछले 11.5 साल में हमने बार बार देखा है ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने किस तरीके से विपक्ष को निशाना बनाया है। इतिहास में पहली बार 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, महीनों महीनों उन्हें जेलों में सड़ाया गया। अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक, याद तो होगा ही। और अब देखिए, हेमंत सोरेन के मामले में कुछ नहीं मिला और अरविंद केजरीवाल का मामला धुआं हो गया। यानी जैसे ही अपनी सत्ता आ गई, टारगेट पूरा हो गया और जांच एजेंसियां ठंडी पड़ गईं। पता लगाइए कथित शराब घोटाले में क्या हुआ, अब कोई जांच क्यों नहीं हो रही है? हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच का क्या हुआ? इसी तरह से हमने देखा महाराष्ट्र में विपक्षी सरकार की कितने नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। जमानत देते हुए अदालतों ने कहा कि ये तो पूरी तरह से गड़बड़ मामला था, गिरफ्तारी काहे कर लिया, मगर फिर भी विपक्ष के नेताओं को, मंत्रियों को महीनों महीनों जेलों में रखा गया। अरविंद केजरीवाल जेल में थे मगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। बार बार भाजपा के लोग कहते थे कि जेल में है, इस्तीफा काहे नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसी का जुगाड़ ये निकाला गया है कि यदि किसी राज्य में विपक्ष की सरकार है भी तो उसके जिस मंत्री को चाहे एजेंसियों के दम पर उसे उठाकर 1 महीने के लिए जेल में डाल दो, 31वें दिन के बाद वो आदमी न मंत्री रह पाएगा न मुख्यमंत्री रह पाएगा। आपको तो पता है कि जांच एजेंसियों का रिकॉर्ड कैसा है, आए दिन कभी हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट से डांट फटकार मिलती रहती है, लात खाते रहते हैं मगर उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि महामानव की तरफ से इन अधिकारियों को इनाम भी तो मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा, छोटी सी लात बड़ा इनाम। और महामानव की तरफ से ही क्यों, धन्ना सेठों की तरफ से भी इनाम मिलता है, बड़ी बड़ी नौकरियां दी जाती हैं और ये अधिकारी इस्तीफा दे दे के प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। अभी हाल ही में जिस अधिकारी ने, ईडी के जिस अधिकारी ने विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा था, उसको रिलायंस में बहुत बड़ी नौकरी मिली। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद यानी संशोधन के बाद जिन भी राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं उनके किसी भी मंत्री को या मुख्यमंत्री को बिना चुटकी बजाए भी मोदी साहब पद से हटा सकते हैं। इनकी जांच एजेंसियां कथित रूप से किसी भी
मामले में आरोप लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगी और उन्हें बस 1 महीना जेल में रखना होगा। और यहाँ तो महीनों महीनों क्या सालों तक ऐसे ही जेल में रखने का रिकॉर्ड है। इसके बाद कुर्सी चली जाएगी 1 महीने बाद। इसलिए कहा जा रहा है कि भले ही किसी राज्य में विपक्ष की सरकार हो, लेकिन उसे चलाएगी गुजराती जोड़ी। जब तक उस सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री इनके इशारों पर नाचते रहेंगे तब तक वो मंत्री या मुख्यमंत्री रह पाएंगे, वरना हटा दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है, उनको भी तो ये सब झेलना पड़ेगा। 31 दिन बाद वो भी तो कुर्सी से हट जाएंगे। मगर सवाल ये है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों में से किसकी इतनी हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे इनके खिलाफ और उन्हें गिरफ्तार कर ले। सपने में भी मत सोचिएगा। याद है कि नहीं, ईडी के मुखिया को किस तरीके से बार बार अवैध तरीके से एक्सटेंशन देकर कुर्सी पर बिठाया था, क्योंकि वो विपक्ष को कमजोर करने में माहिर थे, विपक्षी नेताओं को फंसाने में माहिर थे। कहा गया कि इसी का इनाम दिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री का नाम इसलिए शामिल किया गया क्योंकि मालूम है कि प्रधानमंत्री को थोड़ी न एजेंसियां और उनके अधिकारी निशाना बनाएंगे। लेकिन इस प्रावधान के बचाव में ये एक बड़ा तर्क होगा। गोदी मीडिया और भाजपा के नेता यही दोहराएंगे कि ये कानून खाली मुख्यमंत्रियों के लिए थोड़ी ना है, राज्य सरकारों के लिए थोड़ी ना है, ये तो प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है ना, उनको भी इस तरह से सजा मिल सकती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक लड़का अपने कई दोस्तों को कहे कि चलो पानी में कूदते हैं और अपने बैग में चोरी से ऑक्सीजन सिलेंडर छुपाया हुआ है ताकि बाकियों को लगे कि देखो ये भी तो कूद रहा है। जरा सोचिए, क्या ये बात ठीक वैसी ही नहीं है कि बिना दोष सिद्धि के किसी को सजा दे दी जाए? क्योंकि अमृतकाल में यही तो हो रहा है। तमाम मुस्लिम नौजवान 5-5 साल से जेल में बंद हैं, विपक्ष के नेता सालों साल जेल में रहते हैं, एक मामले में किसी तरह से छूटते हुए दिखते हैं तो दूसरा मामला चढ़ा दिया जाता है। सजा मिल रही है बिना कुछ किए, बिना दोष सिद्धि के सजा मिल रही है। मगर क्यों मिल रही है ये नहीं पता, क्योंकि दोष सिद्धि तो हो ही नहीं। उधर जम्मू कश्मीर के लोग राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे थे, इधर वहां भी ये प्रावधान लागू करने की कहानी शुरू हो गई। यानी जम्मू कश्मीर के भी किसी मंत्री को 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी अपराध में अगर लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार कर लिया गया या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल या मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाया जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल और राज्यपाल किसके आदमी होते हैं ये आपको पता ही है। यानी जम्मू कश्मीर अपना हक अधिकार मांग रहा था, अपनी ताकत मांग रहा था, यहाँ उसके ताकत को और कम करने का जुगाड़ अमित शाह ने बना दिया है। यानी जरा सोचिए, देश की जनता किसी को वोट देकर चुनकर मुख्यमंत्री बनाए, मंत्री बनाए और ये 2 लोग उसे अपनी चुटकियों पर नचाएं, जब चाहे मसल दें और जिसे चाहे कुर्सी पर रखें। जब तक चुपचाप वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा, मैनेज करेगा, तब तक रहेगा, वरना लखेत दिया जाएगा। यानी ये संशोधन विधेयक अगर पारित हो जाता है तो केंद्र सरकार को किसी भी मुख्यमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को हटाने के लिए बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे, ताकत मिल जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने कहा था कि जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, लेकिन उसके विपरीत यहाँ वो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरे देश में कथित रूप से एक पार्टी का शासन लागू करना चाहते हैं। एक पार्टी भी नहीं, 2-4 लोगों का शासन। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कैसा दुष्चक्र है, गिरफ्तारी के लिए किसी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां अनियंत्रित और अनुपातहीन है। नए प्रस्तावित कानून में गिरफ्तारी के तुरंत बाद मौजूदा मुख्यमंत्री आदि को हटा दिया जाएगा। विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। भेदभाव करने वाली जांच एजेंसियां केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए उकसाओ और फिर चुनाव में न हरा पाने के बाद मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके हटा दो। और सत्ताधारी दल के यानी भाजपा के किसी मुख्यमंत्री को आज तक इन्होंने छुआ तक नहीं। दवायर ने लिखा है कि इन्हें यह भी पता चला है कि अमित शाह ने यह पत्र केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग, लोकसभा सचिवालय और लोकसभा विधेयक कार्यालय को भी भेजा है। और यह भी कहा है कि नियमों में थोड़ा सा नरमी बरतिए क्योंकि समय कम है। नियम 19A और 19B में ढील चाहते हैं अमित शाह, क्योंकि 21 अगस्त को मानसून सत्र समाप्त होने वाला है, 2 ही दिन का टाइम है और उसके पहले ही ये संशोधन करवा लेना चाहते हैं। दरअसल नियम 19A के अनुसार मंत्री को लोकसभा में विधेयक पेश करने से पहले सूचना देनी होती है और 19B के अनुसार विधेयक को औपचारिक रूप से पेश करने से पहले लोकसभा के सभी सदस्यों को वितरित किया जाना चाहिए, ताकि सारे सदस्य विधेयक को पढ़ लें, उसकी समीक्षा कर लें, तभी तो बहस करेंगे, तभी तो उसमें खामियां निकालेंगे या फिर उसके पक्ष में बात करेंगे। हालांकि आप सब जानते हैं मोदी शाह का यह प्रयास हमेशा होता है, हर बार होता है कि विपक्ष को पढ़ने का, समझने का, समीक्षा करने का टाइम ही न दिया जाए। और अक्सर ये खेल उन्हीं मामलों में होता है जहां बहुत बड़े
बड़े स्तर पर गड़बड़ी करनी होती है। ज़रा सोचिए, अगर ये व्यवस्था, ये संशोधन इतना ही ज़रूरी था तो अब तक कहाँ सो रहे थे। दवाई ने यह भी लिखा है कि जब अमित शाह ने इस प्रस्ताव के बारे में अनुरोध भेजा तो लोकसभा के सचिवालय ने कह दिया कि नियमों का उल्लंघन हो सकता है। तो अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय से कहा कि कोई समाधान निकालो भाई, बाकी ओम बिरला के बारे में क्या ही कहा जाए। समाधान नहीं निकालेंगे तो कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, इस्तीफा देना पड़ सकता है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है कि मोदी सरकार विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए एक और कानून चाहती है। अगर ये कानून बन गया तो कोई भी सरकार पलटी जा सकेगी, किसी भी मंत्री को हटवाया जा सकेगा। मोदी सरकार चाहती है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहे तो उसे पद छोड़ना पड़ जाए। कहने के लिए इसमें प्रधानमंत्री का नाम भी जोड़ा गया है, मगर सबको पता है कि एजेंसियां और पुलिस उनके खिलाफ तो कुछ करेंगे नहीं। जाहिर है कि ये कानून विपक्ष को धमकाने और फंसाने के लिए होगा, उसकी सरकारों को अस्थिर करने और गिराने के लिए होगा। इसका इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए भी किया जाएगा। अगर ये कानून बन गया तो वो चाहे जिस मुख्यमंत्री को 30 दिन के लिए जेल में डाल सकते हैं, इसके बाद सीबीआई ईडी के जरिए ये काम करने के लिए उसे हटा सकते हैं। सीबीआई ईडी के जरिए ये काम करने के लिए बाएं हाथ को भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। ये एक पार्टी और एक विचारधारा का राज कायम करने की दिशा में एक और कदम है। वन नेशन वन इलेक्शन के अध्याय का नया चैप्टर है। अब संविधान और लोकतंत्र को अंतिम विदाई दी जा रही है। हम चीन के पैटर्न पर राजनीतिक व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं। उधर टीएमसी सांसद साकेत गोखले लिख रहे हैं कि वोट चोरी का पर्दाफाश होती ही मोदी शाह नए हथकंडे अपना रहे हैं। आज एक नया विधेयक लाया जा रहा है जिसमें सीबीआई ईडी सीधे भाजपा के लिए राज्य सरकारों को गिरा सकेगी। कोई व्यक्ति तभी अपराधी होता है जब उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तब तक वो आरोपी ही रहता है। आप किसी मुख्यमंत्री मंत्री को सिर्फ आरोप के आधार पर नहीं हटा सकते। मोदी शाह की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी अपराध का प्रमाण नहीं है। रोचक तथ्य ये है कि पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी भी केंद्रीय या राज्य मंत्री की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सारी गिरफ्तारियां सिर्फ विपक्षी नेताओं की हुई हैं। वैसे पिछले 11.5 साल का इतिहास ये भी है कि विपक्ष के जो भी नेता भाजपा की मशीन में डुबकी लगा गए, उन्हें जांच एजेंसियां बख्श देती हैं, राहत मिल जाती है, उनका भ्रष्टाचार धुल जाता है। और तो और खुद नरेंद्र मोदी उनको अपने पीछे खड़ा कर लेते हैं, बगल में बिठा लेते हैं, गले लगा लेते हैं, पाप धुल जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि पहले तो केंचुआ के सहयोग से कोई जीतेगा नहीं विपक्ष वाला, और गलती से अगर जीत भी गया तो फिर जिन राज्यों में सरकारें हैं विपक्ष की, उन्हें भी यही लोग चलाएंगे, अपने हाथ से चलाएंगे। जो बात नहीं मानेगा उसके दरवाजे पर जांच एजेंसियां पहुंचेंगी, उसे गिरफ्तार करके 30 दिन के लिए जेल भेजा जाएगा और अगले दिन वो व्यक्ति खुद ही पावरलेस हो जाएगा। और इससे बचने के लिए गुजराती जोड़ी के सामने सरेंडर करने के अलावा किसी के पास कोई उपाय नहीं होगा। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गुजराती जोड़ी को पीछे पीछे बहुत दुख दे रहे हैं। यही हाल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी है, केरल में भी है। शायद इन लोगों को ही निशाने पर लेने के लिए नए संशोधनों की जरूरत पड़ रही है। वैसे आप दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइए। इसके साथ ही इस खबर को भी देखते जाइए। आईआईटी दिल्ली, अन्ना यूनिवर्सिटी और अन्य कई संस्थानों को जीएसटी का नोटिस भेजा गया है। आईआईटी दिल्ली और अन्ना यूनिवर्सिटी के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। इस तरह की तमाम विश्वविद्यालयों का क्या योगदान है ये भी आप जानते हैं भारत के लिए। आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थानों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, किनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये भी आपको मालूम है। ऐसे संस्थानों को जीएसटी का नोटिस भेजा गया है। और अब ये देखिए, साल 2021 में रामदेव की पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को 5 साल के लिए टैक्स में छूट दे दी गई। 5 साल के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि रामदेव का ये रिसर्च फाउंडेशन देश के लिए यानी आपके लिए क्या कर रहा है, आपके बच्चों के लिए क्या कर रहा है कि उसको 5 साल तक टैक्स में छूट मिल जाती है। और आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थान क्या कर रहे हैं कि उन्हें नोटिस भेज दिया जा रहा है। रामदेव और उनके सहयोगी संस्थाओं ने पतंजलि में निवेश और पैसा लगाने के लिए किस तरीके से टैक्स फ्री चैरिटी का इस्तेमाल किया, इस पर तपस्या ने साल 2024 में ही द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए बहुत तगड़ी वाली रिपोर्ट किया था। कहा जाता है कि खुदा मेहरबान तो गधा हो पहलवान, हर तरफ ऐसा ही नजर आता है। रामकिशुन यादव पर पूरा भाजपाई सिस्टम मेहरबान है, पूरी सरकार मेहरबान है, तभी तो झूठ बोलकर गोली बेचने वाला सरकार के मंत्रियों के साथ बैठकर देश को गोली दे देता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। किसी ने कहा है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का और कौआ मोती खाएगा। आईआईटी दिल्ली को नोटिस भेजा जाएगा और रामदेव की संस्था को 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। बाकी अब देश में सरकार किसी की भी हो, उसे गुजराती जोड़ी ही चलाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।